अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू भारत के 6 रोज़ा दौरे पर हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बढ़ती हुई गहराई पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखती है, इस पर हम बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। दुनिया भर में शहरियों को मैसर आज़ादी की सूरत हाल साल 2017 में कैसी रही? For the 12th consecutive year, freedom was on the decline across the globe. अमेरिका में नस्ली बराबरी की तहरीक के रहनुमा मार्टिन लूथर किंग जूनियर का पैगाम आज क्या मानी रखता है? और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में लड़कियों का पहला कैडेट स्कूल। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू भारत के दौरे पर हैं, जिसे तारीख साज करार दिया जा रहा है। ये 15 साल में किसी भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का पहला दौरा भारत है। इस मौके पर 130 कारोबारी शख्सियात का वफ़द भी उनके हमरा है। तवक्को की जा रही है कि दोनों मुल्क आज़ाद तजारत के एक मुआहदे पर मुज़ाकरात करेंगे, जिस पर इसराइल एक अरसे से पेशरफ्त हासिल करने की कोशिश कर रहा है। दौरे के आगाज़ पर गुज़िश्ता रोज़ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में एक बिज़नेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में भारत के साथ मिलकर दुनिया के मुस्तकबिल पर काम करने की बात की, जबकि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली कंपनियों को भारत में सरमायाकारी की दावत दी। What we can do together is shape the future. We are your partners. And I came here to say today, Prime Minister Modi, thank you for believing in Israel the way we believe in India. India's development agenda is huge. It presents a vast economic opportunity for Israeli companies. I invite more and more Israeli people, business and companies to come and work in India. इस दौरे की सियासी अहमियत और इसके बुनियादी मकासद क्या हैं, ये जानने के लिए हम बात करेंगे नई दिल्ली में हमारी नुमाइंदा रितुल जोशी से। रितुल, सबसे पहले तो यही बताइए कि दौरे का मकसद क्या है और 6 रोज़ा दौरा है तो हाईलाइट्स क्या हैं? जी सारा, देखिए मकसद 25 साल हो चुके हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए भारत और इजराइल के बीच, लेकिन कभी भी दोनों की इस रिलेशनशिप को इतना ओपनली एक्नॉलेज नहीं किया गया जितना इस दौरान हम देख रहे हैं। जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट पावर में आई थी, तब से ये माना जाने लगा था कि इजराइल के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी, और इन बढ़ती नजदीकियों को एक ओपन प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश आप इस दौरे को भी देख सकते हैं। और 6 महीने पहले ही खुद मोदी गए थे इजराइल, तो विद इन 6 मंथ वो लौट के अगर उनके प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आकर इस तरह से एक 6 रोज का दौरा कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस रिलेशनशिप को ओपनली एक्नॉलेज किया जा रहा है। साथ ही साथ अब तक के सबसे बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ वो यहाँ पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच बिजनेस बढ़ाने की बात की गई है और 9 एरियाज हैं जहां पर एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जो डिफेंस से लेकर बॉलीवुड तक उसमें उन एरियाज में शामिल है सारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिफेंस डील है, जो डिफेंस कोऑपरेशन की बात की गई है, 25 साल से वो पहले भी हो रहा था, लेकिन इस बार इतने ओपनली ये बात कही गई है कि क्यों ना दोनों देश मिलकर साथ काम करें, तो इसे भी एक पर्दे से बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। ये बताइए कि अपोजिशन की जमातें और सिविल सोसाइटी इस दौरे को किस तरह देख रहे हैं, क्या रिएक्शन है उनका? देखिए, बड़ा डेलिकेट बैलेंस है इस वक्त जो इस सरकार को मेंटेन करना है, क्योंकि पहली बात तो ये कि हमेशा इजराइल के साथ रिलेशनशिप को अरब वर्ल्ड और पैलेस्टीन के साथ हाइफनेट करके देखा जाता है। इसको डिहाइफनेट करने की कोशिश हो रही है, तो एक बहुत बड़ा तबका है हिंदुस्तान में जो बहुत ज्यादा सिंपैथी पैलेस्टीन के साथ रखता है, तो इसलिए बहुत एक डेलिकेट तरीके से इसको हैंडल करना सरकार के लिए अहम तो है ही। लेकिन ऑपोजिशन पार्टी, स्पेशली लेफ्ट पार्टी, बहुत गुस्सा थी इस विजिट को लेकर। उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया क्योंकि उनका कहना था कि वो इजराइल की पॉलिसी से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सारा, जो मैं जल्दी से मेंशन कर देती हूँ, कि राहुल गांधी के साथ अभी तक कोई भी मीटिंग प्लान नहीं है नेतन्याहू की, जबकि 2003 में आरियल शरौन जब आए थे तो वो कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से मिलने के लिए गए थे। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ऑलराइट, रितुल जोशी हमारे साथ थी नई दिल्ली से और हमें इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे भारत की अपडेट्स दे रही थी। रितुल, थैंक यू वेरी मच। और भारत और इसराइल के ताल्लुकात की तारीख़ की अगर बात की जाए तो ख़ासी दिलचस्प है। भारत ने इसराइल को 1948 में उसके क़याम के वक्त नहीं बल्कि 2 साल बाद 1950 में बतौर रियासत तस्लीम किया, जबकि बाकायदा सफारती ताल्लुकात सिर्फ 25 साल कबल 1992 में कायम हुए। इसके बावजूद 1962 में भारत की चीन के साथ जंग और फिर 65 और 71 में पाकिस्तान के जंगों के दौरान भी उसे इसराइल ने हथियार मुहैया किए और आज भारत सबसे ज़्यादा हथियार इसराइल से ही ख़रीद रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान इंटेलिजेंस के शोबे में भी गहरा ताउन है, जबकि 2 तरफा तजारत का हजम
$4 अरब से अब कुछ ज़्यादा है। और नरेंद्र मोदी वो पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्होंने गुज़िश्ता साल इसराइल का दौरा किया। तो भारत और इसराइल के ताल्लुकात में गहराई क्यों बढ़ रही है और उससे पाकिस्तान पर क्या असर पड़ता है, इस पे हम बात करेंगे आज के हमारे मेहमान से, डॉक्टर इरफान नूरुद्दीन, जो कि जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में इंडिया इनिशिएटिव के डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर नूरुद्दीन, वेलकम टू व्यू 360। सो व्हाट्स बिहाइंड दिस closeness that we see developing between India and Israel? It's a little bit of mutual need. India needs the weapon systems that Israel has. It needs a lot of the technology that Israel is only capable of providing because of its location and because of its expertise in areas like agriculture and irrigation. But really, defense procurement is at the center of this burgeoning relationship. For Israel, I mean, India is, as Mr. Netanyahu is fond of saying, the first democracy he sees when he looks to the West, or to the East. And so, I think for Israel, India is a useful ally in the region. But for India, this is really one of needing military systems. It needs to upgrade its military systems actively. तो भारत और इसराइल एक दूसरे से क्यों ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं अगर दोनों की ज़रूरियात इसके जो है फोकस में है, इसका सेंटर जो है दोनों की ज़रूरियात हैं। और डॉक्टर इरफान नूरुद्दीन का ये कहना है कि जहाँ तक भारत की बात है तो उसको असलहे की ज़रूरत है। और ख़ासतौर पे हम देखते भी हैं कि भारत अब अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट को मॉडर्नाइज़ करना चाह रहा है, मज़ीद जदीद करना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको हथियार चाहिए और हथियारों की टेक्नोलॉजी के लिए वो देखता है इसराइल की जानिब। और जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है तो वो एक बड़ी डेमोक्रेसी और एक बड़े एलाई के तौर पर भारत को देखता है इस रीजन में। बट व्हेन वी लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द रिलेशंस, India has always lent its support to the Palestinian cause. Yasser Arafat had major support in India. How, and Ritul also used this word dehyphenate. Right. Now we see that India is trying to separate its relationship with Israel and with Palestine. How possible is that, and why are we seeing this shift? Well, we're seeing the shift because they want weapon systems from Israel. Okay. That's front and center. But the relationship with Palestine, I don't think is going to change. In fact, when the United Nations just a month ago, India voted with the rest of the world against Israel's wishes after Mr. Trump declared Jerusalem the capital of Israel. The ambassador to the United Nations made clear that Palestine remains what he called a reference point for Indian foreign policy. So I don't see that changing. But this notion of dehyphenation is part of India's foreign policy strategy. It wants to be treated on its own in bilateral relations. You see this, of course, with Pakistan as well. The way India has approached the United States is to say, stop talking about Indo-Pak, talk about India. They're trying the same thing with Israel. ऑलराइट, तो हम देखते हैं कि माजी में भारत की बहुत हिमायत रही है फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ के हवाले से, और इस मरतबा भी जब यरूशलेम के हवाले से जो UN में वोट हुआ, जब अमेरिका ने यरूशलेम को इसका इसराइल का दारुल-हुकूमत करार दिया, तो उस मौके पे भी भारत ने अमेरिका के फ़ैसले की मुखालफत की, दीगर मुल्कों के साथ वोट किया। और भारत का अभी यही मौक़िफ़ है कि वो इन दोनों जो एंटिटीज़ हैं, इसराइल और भारत, उनके साथ, इसराइल और फ़लस्तीन, उनके साथ अपने ताल्लुकात अलग अलग बुनियादों पर इस्तवार कर सकता है। उसके लिए अब भी फ़लस्तीन बहुत अहमियत रखता है, लेकिन चूँकि भारत के लिए इस वक्त डिफेंस टेक्नोलॉजी और वेपन्स टेक्नोलॉजी भी बहुत अहमियत रखती है, लिहाजा वो इसराइल के साथ भी अपने ताल्लुकात को बढ़ा रहा है। In terms of India's foreign policy, now India is surrounded by majority Muslim countries, and for all of them Palestine is a major concern. Is India creating a foreign policy challenge for herself by aligning with Israel and bringing this alignment so much in the open? They're walking a very delicate balance. And it's less, in some ways, all the Muslim countries in its immediate vicinity than some that are further away. The Gulf countries of the Persian Gulf, the Arabian Sea, in which lots of Indian migrants work. But really Iran, which is one of India's largest exporters of oil, and on which India has traditionally been willing to go against US wishes and has maintained a very friendly relationship. How India manages to balance both its desire to keep an open trading relationship with Iran while building a trading relationship with Israel, that's going to be the biggest challenge, I think, for India. But in the short run, I see this less as alignment than the desire to just buy and sell more goods and services, and again, mainly military technologies with Israel. ऑलराइट, तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि भारत मुसलमान ममालिक के साथ उसकी सरहदें मिलती हैं, ख़ित्ते के कई मुसलमान ममालिक हैं जिनके साथ उसके ताल्लुकात हैं, तो कैसे वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात भी जारी रखेगा और इन मुल्कों के साथ भी ताल्लुकात में तवाज़ुन रखेगा? तो डॉक्टर नूरुद्दीन का कहना है कि एक नाजुक सिचुएशन, एक नाजुक तवाज़ुन है जिसके ऊपर भारत को काम करना होगा, लेकिन भारत
جہاں تک اسرائیل کی بات ہے تجارت کو سینٹر میں رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ ایران کی بھی مثال لی جا سکتی ہے کہ ایران کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں اور بھارت کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اس کے باوجود وہ ایران کے ساتھ بھی بھارت اپنے تعلقات کو آگے بڑھا رہا ہے. تو ہر ملک کو بھارت اس وقت الگ الگ طریقے سے مینیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بٹ وین اٹ کمز ٹو پاکستان, دیٹ از the $1 million question. When you see India and Israel coming together, should Pakistan be concerned? Pakistan's concerns, I think, are less directly about India and Israel than what I think is a growing isolation potentially for Pakistan on the world stage. You take the tweets of Mr. Trump on New Year's Day and since then, picking on Pakistan, Mr. Netanyahu in India has already highlighted the fact that Hafiz Saeed is free in Pakistan because of the memory of the November 2008 attacks in which Israeli citizens were killed in those attacks. So I think you're going to see this anti-terrorism angle used once again to isolate Pakistan, and I think that it is in that context that Pakistan should be concerned, less so about whether or not India and Israel grew closer. تو پاکستان کو بھارت اور اسرائیل کے درمیان بڑھتے ہوئی جو قربت ہے تعلقات میں، اس کے بارے میں اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر نور الدین کے نظر میں، جتنا پاکستان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ عالمی سطح پہ مزید تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے. اس معاملے میں اگر حافظ سعید کے معاملے کا انہوں نے ذکر کیا جس پہ بھارت اور اسرائیل دونوں ہی آواز اٹھا چکے ہیں، صدر ٹرمپ کی ٹویٹس بھی اس میں سارے جو سچویشن ہے اس میں اگر آپ فیکٹر ان کرتے ہیں تو بھارت اور اسرائیل کے تعلقات ڈائریکٹلی پاکستان کو اس طرح سے امپیکٹ نہیں کریں گے جتنا یہ آئسولیشن کا عالمی سطح پہ تنہائی کا ایشو ہے وہ امپیکٹ کرتا ہے. One thing I do want to ask you, last year we saw that Prime Minister Modi was the first Prime Minister in 70 years to go to Israel, and then he chose not to meet with any Palestinian leaders, which was a break from previous Indian policy. Why do you think Prime Minister Modi has more of an interest, more of a fascination with developing closer ties with the Israeli leadership and for the first time in history actually sidelining the Palestinians? That's a really great question. I should say that it's expected that in the next 6 months he will be visiting Palestine. But I think a lot of people suggest that Mr. Modi sees in Mr. Netanyahu a very like-minded leader, a kindred spirit, if you would, right? Beleaguered, in a sort of hostile environment, a very fierce nationalist. And I think Mr. Modi sees in himself a similar sort of hero figure as somebody who's a proud Indian nationalist who really is defending India on the world stage. Alright, تو جہاں تک یہ بات ہے کہ پرائم منسٹر مودی 70 سال کی اسرائیل کی تاریخ میں وہ پہلے بھارتی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے گزشتہ سال اسرائیل کا دورہ کیا اور اس موقع پہ فلسطینی قیادت سے ملاقات نہیں کی. تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مودی جو ہیں وہ خود نیتنیاہو کے ساتھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان کا ذہن ملتا ہے, وہ اس سوچ کو پسند کرتے ہیں کہ اسرائیل جو کہ اسرائیل کی کم از کم جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو فلسطینی اور شدت پسندوں کا سامنا ہے. تو پرائم منسٹر مودی اس کو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اگر بھارت کو بھی شدت پسندی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس سے کس طرح سے نمٹ سکتا ہے, اور وہ اسرائیل کو ایک مضبوط ریاست کے طور پہ دیکھتا ہے جس نے شدت پسندی کو, جو کہ اسرائیل کا موقف ہے, اس کا سامنا کیا ہے. ڈاکٹر عرفان نور الدین, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ فار یور انسائٹ. Thank you. اور دنیا بھر میں شہریوں کو میسر آزادیوں میں 12 سال سے مسلسل کمی ہو رہی ہے. یہ نتیجہ ہے امریکی ادارے فریڈم ہاؤس کی تازہ ترین رپورٹ کا, جس میں سال 2017 کے دوران آزادی کی عالمی صورتحال کا جائزہ پیش کیا گیا ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ ندیم یعقوب اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ندیم, پاکستان کے بارے میں رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے؟ فریڈم ہاؤس ایک غیر سرکاری امریکی ادارہ ہے جو 1973 سے ہر سال دنیا کے 195 ممالک میں رونما ہونے والے واقعات اور رجحانات کی روشنی میں شہری آزادیوں اور سیاسی حقوق سے متعلق رپورٹ مرتب کر رہا ہے. اس رپورٹ میں ہر ملک کی ریٹنگ کی جاتی ہے, جیسے دنیا بھر میں مختلف ادارے, صحافی, ریسرچرز اور دوسری تنظیمیں مستند سمجھتے ہیں. تازہ ترین رپورٹ میں پاکستان کو جزوی طور پر آزاد معاشرہ قرار دیا گیا ہے. پاکستان کا مجموعی سکور 100 میں سے 43 ہے. درجہ بندی کے مطابق 100 کا مطلب آزاد ترین اور 0 کا مطلب سب سے کم آزاد ہے. پاکستان کا سکور گزشتہ برس سے مختلف نہیں. 1 سے 7 کے اسکیل پر آزادی کے لیے پاکستان کو 4.5, سیاسی حقوق میں 4 اور شہری آزادیوں کے حوالے سے 5 کی ریٹنگ دی گئی. اس اسکیل میں 1 کا مطلب آزاد ترین جبکہ 7 کا مطلب سب سے کم آزاد ہونا ہے. رپورٹ میں دنیا کے مختلف خطوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں اس کی تفصیلات. دنیا بھر میں جمہوریت زوال پذیر اور حملوں کی زد میں, یہ کہنا ہے فریڈم ہاؤس کی نئی رپورٹ کا, جس میں دنیا کے تمام ممالک میں شہری اور جمہوری آزادیوں پر نظر ڈالی جاتی ہے.
फ्रीडम हाउस से मुंसलिक स्कॉलर आज पुडिंगटन ने स्काइप के जरिए बात करते हुए कहा, मुसलसल 12वें साल पूरी दुनिया में आज़ादी ज़वाल पजीर रही है। इसका मतलब ये है कि सन 2017 में ऐसे ममालिक की तादाद पहले से कहीं ज़्यादा थी जहां आज़ादी की सूरत हाल में बेहतरी के बजाय अबतरी देखी गई है। इसमें अमेरिका भी शामिल है, जहां गुज़श्ता इंतखाबात में रूसी मदाखलत की छानबीन की जा रही है, जिसकी वजह से इसके जमहूरियत का मॉडल समझे जाने की साख को नुकसान पहुंचा है। यूरोप भर के इंतखाबात में रूस की जानिब से गलत मालूमात फैलाने को दुनिया भर में जमहूरी इक़्तिदार को कमज़ोर करने की वजह करार दिया गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन जैसे ममालिक में मौजूदा रहनुमा शी जिनपिंग की क़यादत में चीन में जबर और सेंसरशिप में इजाफा हुआ है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की वसी पैमाने पर बांग्लादेश हिजरत इंसानी बहरान का सबब बनी, जिसे अमेरिका समेत कई दूसरे ममालिक नस्ल कुशी करार दे रहे हैं। जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे की बरतरफी के बाद मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के बारे में पुडिंगटन जरा मुहतात हैं। जिम्बाब्वे की रेटिंग में कमी हुई है, लेकिन ऐसा सदर मुगाबे को गैर जमहूरी अंदाज से हटाए जाने के बायस हुआ। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ इस्लाहात, आज़ादियों और आइंदा साल जमहूरी इंतखाबात कराने के जो वादे किए गए हैं वो पूरे हों। फ्रीडम हाउस के माहिरीन कहते हैं कि वो इराक और अफगानिस्तान में जारी जंगों के बावजूद सिविलियन इक़्तिदार की जानिब तरक्की की जांच के लिए वहां इस साल होने वाले इंतखाबात पर नजर रखेंगे। फ्रीडम हाउस की इस रिपोर्ट में जनूबी एशिया में सिर्फ भारत को आज़ाद करार दिया गया है। अक्सर दूसरे मुल्क जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल को पाकिस्तान की तरह जुज़वी तौर पर आज़ाद करार दिया गया। अफगानिस्तान इन ममालिक के फहरिस्त में शामिल है जहां आज़ादियाँ मुयसर नहीं। जी सर, फ्रीडम हाउस की इस रिपोर्ट की तफसीलात हमारे व्यूअर्स पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। नदीम, थैंक यू फॉर द डिटेल्स। और दुनिया के दीगर हिस्सों में क्या हो रहा है, आइए देखते हैं आज के वर्ल्ड व्यू में। अमेरिका और कनाडा की सरबराही में शुमाली कोरिया पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आयद की गई पाबंदियों के अमल दरामद के हवाले से 20 ममालिक का इजलास आज कनाडा के शहर वैनकूवर में हो रहा है। दूसरी जानिब चीन के सदर शी जिनपिंग ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जोर दिया है कि शुमाली कोरिया के साथ ताल्लुकात में मुश्किल से पैदा की जाने वाली बेहतरी को कायम रहना चाहिए। लीबिया के शहर ट्रिपोली में कायम मुल्क के वाहिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अस्करियत पसंदों के हमले में 20 अफराद हलाक और 60 जख्मी हो गए हैं। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक हमला एयरपोर्ट की हदूद में कैद 2500 दहशतगर्दों की रिहाई की कोशिश में किया गया। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की। बांग्लादेश और म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की म्यांमार वापस मुंतकली के हवाले से मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे के मुताबिक 2 साल के दौरान तमाम पनाह गुज़ीनों की मुंतकली मुकम्मल कर ली जाएगी। मुआहिदे पर अमल दरामद आइंदा मंगल को शुरू कर दिया जाएगा। फिलिपाइन के मायून आतिशफशान से निकलने वाले लावे के बाइस इर्द गिर्द की आबादी को लाखों अफराद से खाली करवा लिया गया है। इलाके में ज़लज़ले के 9 झटके महसूस किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक आइंदा चंद घंटों में आतिशफशां के फटने का खदशा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का शुमार अमेरिका में स्याह फार्मों के हुकूक की तारीख के एक अहम तरीन लीडर के तौर पर होता है। किंग एक चर्च के पास्टर थे और 60 की दहाई में स्याह फार्मों के हुकूक की तहरीक के बहुत ही अहम रहनुमा बनकर उभरे। 1968 में उन्हें कत्ल कर दिया गया, लेकिन इस हफ्ते उनकी सालगिरह के मुनासबत से मुल्क भर में तकरीबात जारी हैं जिसमें उनके पैगाम को आज के दौर के तनाजुर में देखा और समझा जा रहा है। न्यूयॉर्क के एक ऐसे इवेंट में हमें ले जा रहे हैं अंजुमन आप्टे। तारीखी अपोलो थिएटर में पेश किया जाने वाला ये गॉस्पेल सॉन्ग सिविल राइट्स लीडर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की याद में न्यूयॉर्क पब्लिक रेडियो के एक खास प्रोग्राम का हिस्सा है। मार्टिन लूथर किंग डे के मौके पर अमेरिका भर में ऐसे प्रोग्राम्स पूरे हफ्ते जारी रहते हैं। डॉक्टर किंग ने 1960 के अशरे में सियाफाम अमरीकी अक़लियत को गोरों के बराबर हकूक दिलाने के लिए एक पुरअमन तहरीक चलाई थी। डॉक्टर किंग का ख्वाब एक ऐसे अमेरिका का कयाम था जहां तमाम अमरीकियों को मसावी मौके मिले, और ये सिर्फ नस्ल से मुतालिक नहीं था बल्कि तबके, गुर्बत, यकसां तालीम तक रसाई और दूसरी बहुत सी चीजें थीं जिनके हसूल की कोशिश डॉक्टर किंग उस वक्त कर रहे थे जब इन्हें 50 साल कबल कत्ल किया गया।
اور اس کے بعد سے ان کا خواب کئی اعتبار سے پس پش ڈالا گیا اور کئی لحاظ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ جب 1934 میں ہمارا تھیٹر اپولو تھیٹرز میں تبدیل ہوا تو یہ امتیاز سے پاک پہلے تھیٹرز میں سے ایک تھا۔ میرا خیال ہے کہ اپولو تھیٹر اور ڈاکٹر کنگ کا پیغام یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو ایک منصفانہ موقع دیتے ہیں اور ان سے تعصب نہیں برتتے تو تمام طرح کے مواقع اور ہنر آپ کو دستیاب ہو جاتے ہیں۔ امریکہ کے بدلے ہوئے سیاسی ماحول میں ڈاکٹر مارٹن لیوتھر کنگ کی تعلیمات کے کیا معنی ہیں، اس پر بھی پروگرام میں بات ہو رہی ہے۔ جب میں ڈاکٹر مارٹن لیوتھر کنگ کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے ذہن میں قربانی کا خیال آتا ہے، اور بالکل ایسا ہی خیال مجھے اپنے بارے میں بھی آتا ہے جب میں اپنے مسلمان بچوں، ان کی شناخت اور ان کے احساسات کے بارے میں سوچتی ہوں کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے اس وقت جب ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جو ان بچوں سے کہتا ہے کہ تمہارا تعلق یہاں سے نہیں۔ عام نیو یارکرز کے لیے یہ مارٹن لیوتھر کنگ اور خود امریکی تحریک کے ایک اہم حصے کو سمجھنے کا ایک اہم موقع ہے۔ I have 3 beautiful grandsons and although Martin Luther King's میرے 3 خوبصورت پوتے ہیں اور ان کے اسکول میں مارٹن لوتھر کنگ کی سالگرہ منائی تو جاتی ہے لیکن ان کے بارے میں تفصیلی معلومات نہیں پڑھائی جاتی، تو میں چاہتی ہوں کہ انہیں وہ معلومات ملیں کہ ڈاکٹر کنگ کون تھے اور ان کے کام کا کیا مقصد تھا۔ میں نے یہ جانا کہ وہ سینیٹیشن عملے کے حق کے لیے بھی لڑے، صرف سیاہ فام یا سفید فام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے جو سفید فام نسل پرستی کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ عثمان آپٹے، اردو VOA، نیو یارک۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں لڑکیوں کے لیے پہلا کیڈٹ اسکول کھولا گیا ہے، آئیے وہاں چلتے ہیں اس ہفتے کے ایجوکیشن سیگمنٹ میں۔ خاکی یونیفارم اور لال فوجی ٹوپی پہنے درخانے اور اس کی کلاس فیلوز پریڈ گراؤنڈ میں ڈرل انسٹرکٹر کی آواز پر مارچ کر رہی ہیں۔ اس سے تبدیلی آئے گی کیونکہ لوگ سوچتے ہیں کہ صرف مرد ہی فوج میں جا سکتے ہیں۔ جب ایک خاتون وزیر اعظم بن سکتی ہے، وزیر خارجہ یا اسٹیٹ بینک کی گورنر بن سکتی ہے تو وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی بن سکتی ہے، اور میں یہ ممکن کر دکھاؤں گی۔ 13 سالہ درخانے اور اس کی 70 کلاس فیلوز انتہا پسندی اور دہشت گردی سے متاثرہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں پاکستان کے سب سے پہلے لڑکیوں کے کیڈٹ کالج کی طالبات ہیں، لیکن ان کے ارادے بلند ہیں۔ یہ کالج 2017 میں قائم کیا گیا ہے۔ مجھے یہاں ہونے پر فخر ہے۔ یہاں پر لیڈرشپ کی آفر کی جاتی ہے۔ ہم یہاں پہلا بیچ ہیں، اس لیے مجھے اس پر بہت زیادہ فخر ہے۔ میں فائٹر پائلٹ بننا چاہتی ہوں، اس سے مجھے ٹریننگ ملے گی اور میرے لیے فوج میں جانے میں آسانی ہوگی۔ پاکستان میں عام طور پر کیڈٹ کالجز حکومت اور فوج کے تعلیمی برانچ کے افسروں کی مدد سے چلائے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی پاکستان بھر میں کیڈٹ کالجز میں سینکڑوں کی تعداد میں صرف لڑکے ہی زیر تعلیم ہیں، جن کا مقصد انہیں آرم فورسز اور سول سروسز کے لیے تعلیم و تربیت دینا ہے۔ لیکن اس گرلز کیڈٹ کالج کے پرنسپل کا کہنا ہے کہ یہاں کی طالبات بھی آرم فورسز سمیت جو بننا چاہتی ہیں انہیں اس کے لیے تیار کیا جائے گا۔ یہ ادارہ بہت منفرد ہے۔ ہم نہ صرف نصاب پر توجہ دیتے ہیں بلکہ ہم جسمانی فٹنس اور ذہنی نشو و نما پر بھی زور دیتے ہیں، جو شخصیت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ پاکستان میں فوج کو ایک طاقتور ادارے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جس نے پاکستان کے 70 سالوں کی تاریخ میں کئی عشرے ملک پر حکومت کی ہے۔ فوج میں خواتین زیادہ تر انتظامی عہدوں پر ہی رہی ہیں اور زیادہ تر وہاں بھی اپنے حقوق کے لیے لڑتی آئی ہیں۔ درخانے اور اس کی کلاس فیلوز پر امید ہیں کہ یہ کالج انہیں پاکستان کے لیے لڑنے کے مواقع دے گا۔ نیلوفر مغل، اردو VOA، واشنگٹن۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔